तो हाय बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि द्विघात समीकरण के मूल। आज क्या क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण के मूल पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और द्विघात समीकरण के मूल किस तरह से कितने विधि से हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो क्या है द्विघात समीकरण के मूल? द्विघात समीकरण मूल क्या है? तो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया आप लोगों को, क्या पढ़ा है कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ा है। उसी शून्यक को द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक को द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी या द्विघात बहुपद के शून्यक को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण के मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण के मूल किसको कहते हैं? कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक को ही, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक को ही द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं और दूसरे अर्थी में क्या लिख सकते हैं कि x के वे वास्तविक मान जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या कर देता हो? शून्य कर देता हो। क्या कर देता हो? शून्य कर देता हो। उसे क्या कहते हैं? उसे उस द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। यानी द्विघात बहुपद के शून्यक को ही द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए अब किसी भी द्विघात बहुपद में कितने मूल हो सकते हैं, कितने शून्यक हो सकते हैं मैक्सिमम? तो किसी भी द्विघात समीकरण में केवल और केवल 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? केवल और केवल 2 शून्यक। तो किसी भी द्विघात समीकरण का के 2 या केवल 2 मूल होते हैं। कितने होते हैं? केवल 2। किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? केवल 2 ही मूल होते हैं। न तो 2 से ज़्यादा होगा और न ही 2 से कम होगा। ठीक है। तो इस दोनों मूल्य को क्या कहते हैं? ये दोनों जो मूल्य हैं, ये दोनों मूल्य को किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल्य होता है उसको अल्फा एंड बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है बच्चों? अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है। तो हमने जाना कि द्विघात समीकरण का मूल क्या है और द्विघात समीकरण में मैक्सिमम कितने मूल्य होते हैं। तो कितने मूल्य होते हैं? 2 और केवल 2 ही मूल्य होते हैं और दोनों मूल्य को अल्फा और बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है बच्चों द्विघात समीकरण के प्रकार। अब द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या होते हैं? शुद्ध
द्विघात समीकरण। अब शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? तो बच्चों जिस द्विघात समीकरण में चर x के एक घात वाला पद नहीं होता हो उसे ही क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जिस द्विघात समीकरण में चर x के एक घात वाला पद नहीं होता हो, एक घात वाला पद नहीं होता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं हाँ। क्या कहते हैं कि जिस द्विघात बहुपद में, जिस द्विघात समीकरण में चर x के एक घात वाला पद नहीं होता हो उसे क्या कहते हैं? कि शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का जो होता है व्यापक रूप वो किस फॉर्म में रहेगा? शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस, अच्छा द्विघात समीकरण किस रूप में आता है? bx प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण इस रूप में रहता है। लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण जो होगा उसमें ये चर x का जो मान होगा ना वो नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ax प्लस सी इक्वल टू 0, ax² प्लस सी इक्वल टू 0। तो शुद्ध द्विघात समीकरण किस रूप में रहेगा? इस रूप में रहेगा। तो जिसमें यानी चर x के एक घात वाला पद नहीं हो, तो इसमें चर x का जो है वो एक घात वाला पद नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2x² माइनस 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसमें x का जो एक घात वाला पद है वो है नहीं है, तो नहीं है, तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। कौन कहलाएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा है 4x² माइनस 64 है इक्वल टू 0। ये कौन सा समीकरण है? ये है, इसमें चर x का एक घात वाला पद इसमें नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। अब भाई दूसरा है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण होता है बच्चों। दूसरा क्या होता है? मिश्रित द्विघात समीकरण होता है। दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण। तो बच्चों मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? कि वैसा समीकरण, द्विघात समीकरण जिसमें चर x के एक घात वाला पद भी मौजूद हो, जिसमें चर x के एक घात वाला पद भी क्या हो? मौजूद हो। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? जिस द्विघात समीकरण में चर x के एक घात वाला पद भी हो, एक घात वाला पद भी हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए क्या बोले? कि जिस समीकरण में, जिस द्विघात समीकरण में चर x के एक घात वाला भी पद मौजूद रहेगा उसको क्या कहेंगे? मिश्रित द्विघात समीकरण। और जिसमें चर x के एक घात वाला पद नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? शुद्ध समीकरण कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। तो मिश्रित द्विघात समीकरण किस फॉर्म में रहेगा? इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप होगा ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। यानी इसमें चर x का जो एक घात वाला है, इसमें एक घात है ना, पावर 1 है ना, तो एक घात वाला भी पद इसमें क्या हो? मौजूद हो। तो जहाँ पे इसमें क्या होगा? a इक्वल टू नॉट 0 एंड b इक्वल टू नॉट 0। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मिश्रित द्विघात समीकरण में b बराबर कितना होता है? ऑप्शन 4 को दे देगा, b इक्वल टू नॉट 0, b इक्वल टू 0।
तो a इक्वल टू 0 ये दे देगा तो बोलेगा क्या होगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, b इक्वल टू नॉट 0। यदि ये दोनों एक साथ देगा तो ये दोनों ऑप्शन में होगा, वो आंसर होगा। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें मौजूद है ना चर x के एक घात वाला पद मौजूद है, तो मौजूद है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिश्रित द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 32 इक्वल टू 0। तो इसमें भी चर x के जो है एक घात वाला पद है इसमें मौजूद। जब पद मौजूद रहता है तो उसको क्या कहते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। जब ये चर x वाला जो पद रहेगा वो नहीं रहेगा यदि मौजूद, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे शुद्ध द्विघातीय समीकरण कहेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब है कि द्विघात समीकरण का हल, यानी द्विघात समीकरण को हम हल कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों द्विघात, किसी भी द्विघात समीकरण को हम 3 तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहला है कि गुणनखंडन विधि से। पहला किससे कर सकते हैं, गुणनखंडन विधि से। पहला हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किससे, गुणनखंडन विधि से, गुणनखंडन विधि से। दूसरा कर सकते हैं पूर्ण वर्ग बना करके, दूसरा कर सकते हैं पूर्ण वर्ग बना करके, यानी गुणनखंड जो दिया हुआ रहेगा, जो द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा उसका क्या कर देंगे, पूर्ण वर्ग बना करके, बनाकर। तीसरा है इसका, तीसरा है क्या, द्विघाती सूत्र। क्या है, द्विघाती सूत्र। या इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है, श्रीधराचार्य के नियम, श्रीधराचार्य के नियम। ये श्रीधराचार्य जो है वो प्राचीन काल के जो है ना, प्राचीन भारत के एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। उसी के नाम पर जो है ना ये रखा गया। ये जो द्विघाती सूत्र दिया है ना, इसी महोदय ने दिया है। कौन, श्रीधराचार्य महोदय ने ही दिया है, प्राचीन क्या कहते हैं, प्राचीन भारत के समय में। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे क्या, वो पढ़ेंगे गुणनखंडन विधि। कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा, कोई भी बहुपद समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो गुणनखंडन विधि से उसका हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। पहला क्या है, गुणनखंडन विधि है। तो पहला गुणनखंडन विधि लिखते हैं यहाँ, गुणनखंडन विधि। तो गुणनखंडन विधि से किसी भी क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद का, द्विघातीय समीकरण का हल हम कैसे निकाल सकते हैं, मूल हम कैसे निकालेंगे। तो कोई भी एक हम लिखते हैं, कोई भी एक द्विघात समीकरण लिखते हैं। तो लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, एक लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये एक द्विघातीय समीकरण है, इसका हम मूल निकालना है। इसमें क्या करना है, मूल निकालना है। गुणनखंडन विधि द्वारा क्या कहते हैं, मूल निकालना। ठीक है, तो गुणनखंडन विधि द्वारा किसी भी बहुपद का मूल हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है ना, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे कि गुणनखंडन कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि क्या होता है। तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं, यहाँ भी जान लेते हैं। तो कैसे करते हैं कि इसका पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पहला वाला पद को और लास्ट वाला पद को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा -10। तो कितना हो जाएगा, -10 एक्स स्क्वायर। अब इसको इस तरह से खंड करेंगे कि जोड़ या घटा करके पिछला पद के बराबर होना चाहिए और गुना करके ये दोनों गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 10 का खंड करते हैं। तो 10 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का खंड करेंगे तो 2 गुना 5 होगा, 2 गुना 5 होगा। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब यहाँ माइनस लगा हुआ रहेगा तो यहाँ घटा करके इतना पुराना होगा। ठीक है, जब यहाँ प्लस लगा हुआ रहेगा तो जोड़ करके इतना पुराना है। ठीक है, ये गुणनखंड करने का एक तरीका है, टेक्निक है। तो 2 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
3 बचेगा, यानी -3 लाना है ना, तो -5 में से +2 को घटा देंगे। क्या करेंगे? -5 में से +2 को, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x² -5x x²। यदि यहाँ माइनस लाना है तो बड़ा वाला को माइनस में लिखेंगे और छोटा वाला को प्लस में। यदि यहाँ प्लस में लाना है तो बड़ा वाला को प्लस और छोटा वाला को माइनस। यहाँ माइनस रहेगा तब, जब यहाँ प्लस रहेगा ना तब यहाँ पे जोड़ करके इतना लाना पड़ता। ठीक है, तो -5x +2x, तो 5x में से 2x + 2x घट जाएगा तो -3x हो जाएगा। अब माइनस गुना प्लस माइनस होगा, अब 5 गुना 2 10 हो जाएगा, x गुना x² हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना किए तो ये दोनों गुणनफल के बराबर, जोड़िया घटा करके इसके बराबर हुआ, पिछला पद के बराबर हुआ। अब -10 इसका टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखो बच्चों, ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में x कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है। ये दोनों में x, यानी x² में से x कॉमन। कॉमन का मतलब क्या? जिसमें से कॉमन लेते हैं, जितना कॉमन लेते हैं डिवाइड कर दे। x² में से हम कॉमन लिए कितना? x, इसको x से डिवाइड कर दिए। टोटल में से जिसमें से कॉमन लेते हैं और जितना कॉमन लेते हैं उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जो बचेगा वो यहाँ पे रह जाएगा। तो x बचा तो x, यानी x² में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x बचेगा। माइनस है तो माइनस। अब 5x में से x कॉमन ले लिए, 5x में से क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बताए? जिसमें से कॉमन लेते हैं, जितना कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो x कॉमन लिए हैं तो x से डिवाइड, तो x कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 बचेगा। चलिए, अब ये दोनों में कितना कॉमन है? तो ये दोनों में कॉमन है कितना? +2। ये दोनों में कितना कॉमन है? +2 कॉमन है। तो इसमें भी 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो +2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा? +x बचा। माइनस में से प्लस कॉमन तो माइनस ही बचता है। 10 में से 2 कॉमन लिए तो यानी 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 बचेगा। इसका 2 क्या आ जाएगा? 0। अब ये दोनों सेम होना चाहिए, हमेशा गुणनखंड में ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको और इसको, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी x + 2, यहाँ x है यहाँ +2 है, ये दोनों को एक साथ, और ये दोनों सेम है तो इसमें से a को लिख लेंगे, x - 5, इसका 2 क्या आ जाएगा? 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 0। दो संख्या का गुणनफल 0, तो दो संख्या का गुणनफल 0 कब होगा? या तो इतना बराबर 0, या तो इतना बराबर 0, या तो दोनों संख्या के बराबर 0। कुछ भी 3 कंडीशन है, या तो इतना बराबर 0 होगा तो ये दोनों गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, या इतना बराबर 0 होगा तो ये दोनों को गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, या दोनों के बराबर 0 यदि हो जाए क्या हो जाएगा? यानी इतना गुना इतना कर देंगे तो 0 गुना 0 0 ही होगा, या इसके बराबर 0 ना हो तो इसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा तो इससे गुना करेंगे तो 0 0 गुना इतना 0, या दोनों के बराबर 0 तो 0 गुना 0 0 ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक बार x + 2 = 0, और एक बार x - 5 = 0, या x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? -2, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, या इधर x बराबर क्या हो जाएगा? इधर माइनस में है तो उधर +5 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर क्या आया? -2 आया और 5 आया। तो बच्चों, यही x का जो वैल्यू होता है ना, यही वैल्यू इस क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का मूल बोलो या शून्यक बोलो। इसी को हम, ये पहला को अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बराबर -2, और बीटा बराबर दूसरा शून्यक को +5 हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तब समझ गए? अब अगला कौन विधि है? ये गुणनखंड विधि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अगर नहीं समझ गए, कुछ भी किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए, अगला कौन विधि है? ये मूल्य निकालने का। तो अगला विधि है कि पूर्ण वर्ग विधि बना करके, क्या करके? पूर्ण वर्ग विधि बना करके। तो पूर्ण वर्ग, किसी भी बहुपद का पूर्ण वर्ग विधि बना लेंगे। चलिए, हम इसी को बनाते हैं, इसी को पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है सवाल? सवाल है कौन विधि से बनाएंगे? पूर्ण वर्ग विधि बनाकर, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल निकालना, मूल निकालें। अब दूसरा है कि पूर्ण वर्ग विधि बना करके, इसी सवाल को हम क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग विधि बना के निकालते हैं, देखते हैं इतना आंसर आता है कि नहीं। किसी भी विधि से बनाएंगे तो आंसर इतना ही होना चाहिए। तो सवाल क्या है? सवाल है x²
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाना, तो पूर्ण वर्ग विधि में पहला स्टेप क्या करेंगे, चर संख्या को एक साथ रखेंगे, अचर संख्या को दूसरी ओर रखेंगे, यानी चर संख्या को एक पक्ष में, अचर संख्या को दूसरा पक्ष में। तो चर संख्या इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, ये 10 अचर संख्या, इसको दूसरा पक्ष में भेज दो। इधर ये प्लस में तो उधर जाएगा, इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला होता, तो बच्चा क्या बचा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 10। अब इसमें कुछ ऐड करना है, तो ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि वो हाफ इंटू एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है 3 है, तो 3 का गुणांक, तो 3 एक्स का गुणांक हो जाएगा, तो हाफ इंटू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, हाफ इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, जितना होगा दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये पूर्ण वर्ग विधि बनाने का तरीका है। तो हाफ इंटू एक्स का गुणांक कितना, एक्स का गुणांक है 3 या -3 ही लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 इंटू -3 इंटू 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 2 का हो जाएगा 4, यानी 9/4 आया। 9/4 क्या करेंगे, दोनों तरफ बच्चों ऐड कर देंगे। समीकरण के दायां पक्ष और बायां पक्ष में कितना ऐड कर देंगे 9/4। तो दोनों तरफ या दोनों पक्ष में 9/4 को जोड़ने पर क्या किए, दोनों बगल, अच्छा जोड़े कितना, वो निकाले कैसे, निकाले हाफ इंटू एक्स का जो गुणांक होगा ना उतना का होल स्क्वायर, जितना होगा कैलकुलेट करके उसको दोनों तरफ जोड़ देना। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 इक्वल टू 10 प्लस, तो 9/4 इधर भी ऐड किए तो उधर भी दोनों पक्ष में करेंगे। या अब क्या करेंगे, ये x को लिख देंगे x का होल स्क्वायर माइनस, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको तत्काल छोड़ देते हैं। इधर क्या प्लस, अच्छा 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4। अब ये बिचला क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा, यदि यहाँ प्लस होता तो ए स्क्वायर प्लस 2ab होता। तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्या होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2a, कितना है एक्स, ए की जगह एक्स इंटू बी कितना है 3/2 कितना 3/2। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 इंटू एक्स, तो -3x ही बचेगा। तो इसका टू उधर क्या हो जाएगा, इधर इसके नीचे नहीं है कुछ, तो 1 और 4 कैल्शियम 4, 1 से 4 से ऊपर 14 प्लस 9। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, वो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो a की जगह x है माइनस b की जगह 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 49/4। या x इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 3/2। ये जो स्क्वायर है बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के ऊपर जब भी एक बगल से स्क्वायर दूसरी बगल ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। तो उधर क्या हो जाएगा 49/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। या x माइनस 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ये दोनों पे वर्गमूल है, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है और 4 का 2 होगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस -7/2। जब भी स्क्वायर उधर जाएगा रूट में तो -4 का भी स्क्वायर 16 होता है और +4 का भी स्क्वायर 16 होता है, इसीलिए स्क्वायर रूट जब भी लिखते हैं वो प्लस माइनस में लिखते हैं। या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3/2 इधर कौन सी है प्लस में है माइनस में है, उधर चल जाएगा प्लस में 3/2 और प्लस माइनस 7/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो साइन है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। या तो क्या लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/2 माइनस 7/2 और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे x इक्वल टू 3/2 एक बार माइनस में लिए एक बार इसको क्या कर देंगे प्लस में ले लेंगे 7/2।
2। अब ये 2 2 है तो नीचे सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7 में से 3 जाएगा तो -4 बचेगा, बाय 2 हो जाएगा। चलिए इधर ये भी नीचे सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा, जुट जाएगा। 7 और 3 10 हो जाएगा, बाय 2 ये कटेगा 5 बार में और यहाँ कटेगा 2 बार में। यानी x बराबर यहाँ क्या निकला, x बराबर आ रहा है ये क्या, x बराबर क्या निकला, यहाँ पे x बराबर निकला -2 और यहाँ पे x बराबर निकला 5 +5। तो इसीलिए x बराबर -2 और 5। तो जो इसमें निकला था इस विधि से, गुणनखंड विधि से, वही सेम निकला है किससे, पूर्ण वर्ग विधि बना करके। तो पूर्ण वर्ग विधि किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आप लोगों ने सीखा। अब